रेडियो कानपुर से मैं हूँ आरजे सुजाता और आज मेरे सामने जो शख्स है ये ना नाम की मोहताज हैं ना इनके काम क्या कोई वो है। गली गली में इनके नाम के चर्चे हैं और काम के चर्चे हैं और ये हमारे कानपुर नगर के लिए समझिए कि वरदान है। सबसे पहले तो हम इनसे जानेंगे कि मैम, मैं तो नहीं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रो खुद दें क्योंकि आपको कौन नहीं जानता है। तो मैं शुरुआत करती हूँ 11 नवंबर 1987 से, शहर भोपाल। देखिए, मेरे पिताजी जो हैं वो मध्य प्रदेश में कार्यरत थे। वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 82 बैच के ऑफिसर थे, तो उनका मध्य प्रदेश जो कार्य क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश था। तो मेरी परवरिश मध्य प्रदेश में ही हुई। ओरिजिनली हम यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन एमपी से मेरा ज़्यादा जुड़ाव रहा हमेशा से ही। महर्षि विद्या मंदिर स्कूल था मेरा। 12वीं तक उसी स्कूल के विभिन्न अलग अलग जनपदों में मैंने शिक्षा ग्रहण करी। और बड़ा सब लोग कहते थे फलाना कॉन्वेंट से पढ़ लीजिए, फलाना जगह से पढ़ लीजिए। भोपाल में भी बड़े बड़े स्कूल हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक अलग सा जुड़ाव उससे हुआ। वहाँ पे वैदिक साइंस एक सब्जेक्ट हुआ करता था। तो उस टाइम अभी भी मुझे लगता नहीं किसी स्कूल में होगा। वहाँ पे सुबह शाम मेडिटेशन कराया जाता था। तो हमने बड़ा कॉन्शियस डिसीजन लिया कि इसी स्कूल में पढ़ाई करेंगे और 12वीं तक मैं उसी स्कूल में पढ़ी हूँ। पढ़ने में ठीक ठाक थे और फिर आगे जा कर के बीटेक की मैंने बायोटेक्नोलॉजी से। फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, लेकिन एक सवाल जो है वो लगातार मेरे जहन में बना रहता था, बरकरार रहा। वो ये था कि इससे हो क्या रहा है, क्या मैं किसी की मदद कर पा रही हूँ, शायद जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर पा रही हूँ, इतना तो ज़रूर था। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हर रोज़ मैं अपने आप से ये सवाल पूछती थी कि मैं कर क्या रही हूँ। कोई एक क्लाइंट है जो यूएस में बैठा हुआ है या ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है और मैं उसके टाइमिंग के हिसाब से अपने आप को ढाल रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो समस्याएं हैं हमारे देश की, उसको लेकर के मैं क्या कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ। तो मुझे जब तो जवाब नहीं मिला, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, तो फिर फैसला लिया कि हम सर्विसेज की तैयारी करी जाएगी। सर्विसेज की तैयारी शुरू करी और बड़ों के आशीर्वाद से, थोड़ी बहुत कुछ अपनी मेहनत से, गुरुओं के प्रशिक्षण से इस लायक बन पाए कि अब भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत है। मैम देखिए, जैसे आपने बोला कि आपने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है। आजकल के जो बच्चे हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां, उनको लगता है कि अब एक जगह जॉब लग गई है तो फिर वो सोचना बंद कर देते हैं। अब सोचने कि अब पैसा आने लगा है तो ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली कि नहीं आपको सिविल सर्विसेज? देखिए, संतुष्टि नहीं मिली मुझे। पैसा मिला, लेकिन एक जब रात को सोने से पहले हर व्यक्ति एक सोचता है ना कि आज मैंने क्या किया और उससे क्या हुआ, तो उसका कोई बहुत संतोषजनक जवाब मुझे मिलता नहीं था। और ये बात बहुत काटती थी मुझे अंदर ही अंदर। मैंने अपने पिताजी के माध्यम से जो सिविल सर्विस है उसका एक रूप देखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ माइंड, मेरे मन में ये चलता था कि कभी ना कभी हम ऐसी किसी फील्ड में आ सकते हैं। तो जब प्राइवेट सेक्टर में तो देखिए, जैसे जब कॉलेज में जाते हैं तो फिर कैंपस प्लेसमेंट होता है और फिर लगता है कि नहीं भाई यही ज़िंदगी है, अब तो हो गया, अब हम सेटल हो गए हैं, जॉब लगी गई है, अब क्या करना है इसके आगे। लेकिन वही है कि कहाँ आपका दिल सेटिस्फैक्शन देगा, कब आपको कौन सा ऐसा क्षण होगा पूरे दिन में जिसके बाद आपको रात की चैन की नींद आएगी। तो मुझे लगता है कि भगवान ने इतनी कृपा करी मेरे ऊपर कि मुझे एक ऐसी सेवा में आने का मौका दिया जिसमें रोज़, मैं दिल से ये बात कह रही हूँ, रोज़ मैं बड़ी चैन की नींद सो पाती हूँ कि शायद मैंने आज ऐसा कुछ काम कर दिया होगा जिससे किसी के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई होगी। और जिस दिन ऐसा नहीं हो पाता, बहुत बहुत तकलीफ होती है। मतलब आपके मोटिवेशन आपके पिताजी थे? जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों को सीखना। डेफिनेटली। मैम, आपका स्ट्रगल पीरियड, जैसे आपने इंजीनियरिंग भी की, पूरा स्कूलिंग करने के बाद इंजीनियरिंग किया, उसके बाद आप सिविल सर्विसेज में आई। बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं होती हैं, उनका एक अलग स्ट्रगल पीरियड होता है, मतलब बहुत तरीके का होता है। तो आप में ऐसा क्या स्ट्रगल पीरियड है जो लगता है कि वो आपके लिए एक मोटिवेशन भी है और ऐसा आप सोचती हैं कि वो नहीं भी होना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे पिताजी की वजह से, मेरे परिवार की वजह से, कई सारे ऐसे स्ट्रगल थे जिससे मैं अभी तक भी अछूती रही हूँ।
जो भी स्ट्रगल थे वो सिर्फ मुझे आर्थिक रूप से हम ठीक रहे क्योंकि पिताजी सर्विस में थे ही, और सामाजिक रूप से भी ठीक थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे, तो उस हिसाब से मुझे उस तरह की समस्याएं नहीं का सामना मुझे नहीं करना पड़ा जो कि आमतौर पे हम देखेंगे कि किया जाता है। लेकिन जो भी मेरा स्ट्रगल रहा है, देखिए बहुत मतलब बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात नहीं है, ये स्ट्रगल हर एक के जीवन में आता ही है, तो पढ़ाई को लेकर के ही रहा है। मैंने अच्छा जैसे मैं, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे यंग लिसनर्स भी होंगे, नई उम्र के सारे बच्चे भी होंगे जो सुन रहे होंगे, तो मुझे सच में नहीं पता था 12वीं में भी कि मुझे क्या करना है। मुझे ना 10वीं में पता था कि मुझे क्या करना है आगे जीवन में, तो मैंने मैथ्स और बायो दोनों ले लिया। तो मैं उन कुछ चुनिंदा बच्चों में से होंगी शायद जो PCMB लेकर के कर लिए हैं, क्योंकि 10th में अच्छे मार्क्स आए थे तो ये भी था कि बड़े हम 30 मार्क खाएं, दोनों सब्जेक्ट से हो जाएगा। तो 11th 12th मैंने PCMB से किया। फिर उसके बाद ये हुआ, मैंने सारे एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होगा जो मैंने ना दिया हो, इंजीनियरिंग से लेकर के मेडिकल से लेकर के क्लैट और हर तरह के एग्जाम्स भी दे दिए। वहाँ पे भी क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है। उसके बाद इंजीनियरिंग में चले गए, हाँ बायो टेक्नोलॉजी है, अच्छा फील्ड है, ये भी कर लिया जाए, चलिए कर लेते हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी आ गए, कैंपस प्लेसमेंट हो गया, US की एक यूनिवर्सिटी में PhD करने का भी मौका मिला, लेकिन उसको हमने दरकिनार करते हुए कि चलिए देश में ही रहा जाए, वो किया। उसके बाद धीरे धीरे करके हम इस रास्ते पहुंचे। तो एक जो चीज़ मैं यहाँ पे स्ट्रगल, अब इसको आप स्ट्रगल के रूप में भी देख सकते हैं या फिर इनडिसाइसिवनेस के रूप में भी देख सकते हैं कि नहीं पता लगा हमें कि क्या करना है। तो जिस भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी जीवन के मोड़ में हैं, आप इसको स्ट्रगल के रूप में देख लें या फिर ऑप्शंस के रूप में देख लें। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यार बड़ी स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, लेकिन ये 2-3 ऑप्शन मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं जिस राह पे हम चल सकते हैं, तो उसमें से आप एक चुन लें और डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। एंड इट्स ओके टू नॉट नो योर डेस्टिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी हमें मान लेना चाहिए, कोई बात नहीं, जब पता लग जाएगा तब पहुंच जाएंगे। वो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम आपने सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोग कहते हैं कि ये IPS बन गई, कहीं तैयारी किया होगा, कहीं गस्टेड इंस्टीट्यूट में गई होंगी, वहाँ पे तैयारी की होगी, तब ये हो गई। तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि आपने तैयारी कैसे शुरू की? देखिए, जैसे एक जगह डिसाइडेड रहती है, जैसे इलाहाबाद बड़ा जाना जाता है UPSC की तैयारी के लिए, दिल्ली बहुत जाना जाता है, तो मैं मध्य प्रदेश से उठ करके आई, तो दिल्ली एक ऐसी जगह लगी जो जहाँ पे तैयारी की जा सकती है। तैयारी शुरू करी। आप ठीक कह रहे हैं, जो हमारे नामी गिरामी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से मैंने ये कोचिंग मैंने ज्वाइन करी और वहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण करना शुरू करा। लेकिन सच पूछें तो मुझे नहीं लगा कि कुछ मेरा फ़ायदा हुआ है। 6 महीने में मैंने सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिए। मैं अपने माता पिता से दूर नहीं रह पा रही थी। मुझे लगता था कि मुझे मेरे मोटिवेशन मेरे सामने होने चाहिए, तब जा कर के मैं पढ़ाई और बेहतर कर पाऊँगी। तो अपने इंस्टीट्यूशंस जो थे वो छोड़ करके मैं अपने माता पिता के पास चली गई वापस, और मैंने फिर सेल्फ स्टडी करी है, घर में बैठ करके पढ़ाई करी है। ये मैं बात कर रही हूँ सन 2012-13 की, क्योंकि मैं 14 बैच की IPS अधिकारी हूँ। लेकिन तब से लेकर के अब में एक मान करके अगर हम कह सकें जनरेशन गैप आ गया है, और अब इतनी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तब तो शुरुआत हो रही थी, तब इतना ऑनलाइन कोचिंग मटेरियल इतना मिलता नहीं था, लेकिन अब इतना कॉमन हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई UPSC की तैयारी करना चाहता है तो उसको अपने घर छोड़ करके जाने की आवश्यकता अब पड़ेगी। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी वो फॉर्म निकला है जी जी, तो बहुत बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं जी। तो उनके लिए आप एक सजेशन दे दीजिए कि वो कैसे तैयारी करें घर में। देखिए, घर में रह करके सबसे पहले तो अपने माता पिता के साथ बैठिए। आप पहले मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, उनके साथ बैठा करिए, उनके साथ खाना खाया करिए, 2 टाइम का कम से कम बांध लीजिए कि आप उनके साथ भोजन करेंगे, तो आप जो कहते हैं ना डिप्रेस हो गए, ये हो गया वो हो गया, वो सब खत्म हो जाएगा। ये सारे मर्ज की एक दवा हम आपको बता रहे हैं। दूसरा ये कि आप तैयारी शुरू करें तो सबसे पहले जो न्यूज़पेपर्स हैं, कोई भी एक न्यूज़पेपर, और ये ज़रूरी नहीं है कि द हिंदू ही पढ़ना है कि फलाना अखबार कह दिया जाता है कि यही पढ़ेंगे तो समझ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आप लोकल अखबार ले लीजिए, लेकिन उसको बिल्कुल लगातार पढ़िए, अनवरत उसका अध्ययन होना चाहिए।
उसके बाद आप ऑनलाइन तमाम फ्री चैनल्स अवेलेबल हैं, आपको बढ़िया कोचिंग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ नहीं है। आप डिटरमिन्ड रहिए, हार्ड वर्क करिए। एक बात जो है मैं बड़े समय बाद सीखी हूँ कि हार्ड वर्क हमेशा टैलेंट को बीट करेगा। एग्जैक्टली। तो आपका टैलेंटेड होना कि भाई मैं तो कभी फर्स्ट क्लास तो आया नहीं, मैं हमेशा ज़िंदगी भर से बड़ा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप बने हैं यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए। क्योंकि टैलेंटेड होने की आवश्यकता नहीं है, हार्ड वर्क हमेशा बीट करेगा टैलेंट को। हार्ड वर्किंग अगर आप हैं, अगर आप मेहनत जानते हैं करना, तो कोई भी इस पेपर को निकाल सकता है। कितने घंटे पढ़ना पड़ता है इसमें ना? देखिए, एग्जाम क्लियर करने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो 16 हाँ, 18 घंटे पढ़ते थे, लेकिन बिल्कुल ऐसा ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप डेडिकेटेडली 8 घंटे अपने देते हैं अगर पढ़ाई को, वो बिल्कुल पर्याप्त है इस पेपर को क्लियर करने के लिए। आपने कितने अच्छे से अध्ययन किया, क्या आपने सही सवाल पूछे किताब से, हाँ। वो है असली इसमें सीखने मतलब ध्यान रखने वाली चीज़। ये नहीं कि हमने आज 18 घंटे दिए और समझ में आई आपको 2 घंटे लाए की बात, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड 8 आवर्स अगर आप देते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। और अगर पूरा आप कैलकुलेशन देखें तो लगभग 1000 घंटे की आपको पढ़ाई चाहिए होती है यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो आप हिसाब लगा लीजिए आप कितने समय में आप कवर कर सकते हैं उन 1000 घंटों को। और अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आपके प्रोफेशन की। जैसे कि आप हर एक चीज़ कानून से रिलेटेड हर चीज़ आप करते हैं और आपका नाम हर पेपर में पढ़ने को मिलता है, आईपीएस रवीना त्यागी। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ मैम कि ये जो रवीना नाम है, मैंने जब पहली बार सुना था तो सच बताऊँ मैं भी बहुत, कहते हैं ना कि अट्रैक्शन एक अलग हो जाता है, रवीना त्यागी, रवीना नाम है। तो मैंने सोच लिया था कि ये सवाल मैं आपसे करूँगी कि रवीना आपके पापा को नाम पसंद था या मम्मी को? जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक आपको बहुत मज़ेदार किस्सा सुनाऊं, मेरे नाम से जुड़ा हुआ है। जी। जब आपने पूछ ही लिया है तो, जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक था। और जब मेरा एडमिशन कराने के लिए जब मम्मी पापा लेकर के गए, तब तक नाम रखा नहीं था जो स्कूल में इस्तेमाल होगा। तो जब टीचर ने पूछा, केजी की बात होगी ये, जो प्रिंसिपल ने जब पूछा, भोपाल की बात है, कि क्या नाम है, तो मैंने कूद करके बोला रवीना। तो मेरे मम्मी पापा ने ऑब्जेक्शन नहीं किया उस टाइम पे, नहीं तो कौन माँ बाप है जो अपने बच्चे को अपना नाम रखने देगा। तो मेरा तो उन्होंने एम्पावरमेंट वहीं से शुरू कर दिया था कि नाम भी मैं खुद ही रखूंगी अपना। तो उन्होंने बोला जो ये कह रही है वही लग दीजिए। तो खुद से अपना नाम एक तरीके से मैंने रख लिया। तो इसका मतलब रवीना मम्मी पापा ने स्टैंप लगा दिया, ज्यादा ही पसंद थी होगी उस समय की बात। बहुत सारी लड़कियां महिलाएं हैं, उनके साथ अगर कुछ हो जाता है मैम, या तो छेड़खानी हो गई या फिर घर में ही, अगर आजकल तो होता है कि घर में रिश्तेदार भी एक अजीबोगरीब आते रहते हैं, तो बहुत सारी महिलाएं डर जाती हैं। वो सोचती हैं कि मैं कैसे कहूँ, मेरी बदनामी होगी, मेरी फैमिली की बदनामी होगी, तो वो सारी चीज़ें अपने जहन में रखती हैं और सहती रहती हैं। तो वो कैसे खुल के आए, कैसे अपनी बात कहें? वो उनको लगता है कि मेरी बात कोई समझेगा नहीं। जी नहीं, बिल्कुल आपने जेन्युइन सवाल उठाया है और ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे समाज के सामने। इसके लिए देखिए, क्योंकि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आ रही है वो चीज़। तो हम पुलिस की तरफ से हम ये प्रयास करते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म महिलाओं को दिया जाए, बच्चियों को दिया जाए कि वो अपनी बात बड़ी सहजता से और निसंकोच रख सकें। इसके लिए पुलिस की तरफ से 1090 एक नंबर है, जिसमें अगर कोई महिला अपनी परेशानी बताती है तो उनका नाम गोपनीय रखा जाता है और समस्या का समाधान किया जाता है। विमेन पावर लाइन कहते हैं इसे। इसके साथ ही अगर वो इतनी कोशिश करें, एक तो फ़ोन का माध्यम हो गया, दूसरा 112 हो गया, उसमें भी अगर आप 112 में कॉल करके ये कहते हैं कि मेरी जो भी समस्या गोपनीय रखा जाए, मेरा नाम ना बताया जाए, सामने ना आए, तो वो भी इंश्योर किया जाता है। तीसरा ये है कि सभी थानों पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं, जिसमें 24 घंटे महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं और वो पूरी संवेदनशीलता से, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है और वो पूरी संवेदनशीलता से आपकी बात सुनने के लिए ट्रेंड हैं। तो अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे,
तो मुझे विश्वास है कि उनकी समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल। सिर्फ लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है, महिलाएं भी कई हैं जो शादीशुदा हैं, दहेज की वजह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, या फिर डिवोर्सी महिलाएं हैं बहुत सारी। क्योंकि जब हम लोग फील्ड पे उतरते हैं तो सर्वे होता है, अभी जो दोपहर का प्रोग्राम हम लोग करते हैं उसमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि आप कानून की सहायता क्यों नहीं लेते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि हम गरीब लोगों का कानून कैसे सुनेगा मैडम जी, वो तो कानून उन्हीं का सुनता है जिनका दबदबा होता है। तो ये चीज कैसे जहन से निकाला जाए उनके मन में कि ऐसा नहीं है, कानून सिर्फ उन्हीं का नहीं सुनता है, कानून सबके लिए समान है, एक समान है। लेकिन उनको अभी तक ज्यादातर जितनी महिलाओं से हमारी बात हुई है, अभी तक ऐसा मुझे नहीं मिला कि उनको ऐसा लगे कि कानून सबके लिए समान है। जी, इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। इसमें मैं अगर अपने महकमे की बात करूं, अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, तो ज़रूरत है कि एक एक जो लास्ट पर्सन है जिससे इंटरेक्शन होता है महिलाओं का, हमारे पुलिस कांस्टेबल से लेकर के ऊपर हायरार्की तक, संवेदनशीलता से बात करें, समझने का प्रयास करें। यही हम बार बार उनके अंदर बात लेकर के आ रहे हैं। इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ कमी अभी होगी जो उनको ऐसा महसूस होता है। हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुँचे हम लोग। 112 इसी दिशा में एक प्रयास रहा है। हमारी एंटी रोमियो की टीम्स जो हैं वो भी इसी दिशा में प्रयास है। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या को बढ़ाया जाना एक ये बड़ा ही सोचा समझा फैसला है जो सरकार द्वारा लिया गया है उत्तर प्रदेश की। तो ये सारे स्टेप्स धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे, और एक माध्यम हम दोनों के बीच जो एक खाई आ गई है उसको पाटने का काम मुझे पूरी आशा है कि होगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, और ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासकर महिलाएं जो हैं, उनको अंदर से इतना वो लगता है कि कानून सबके लिए नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वहाँ हम जाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं और सुनवाई नहीं होती है। मुझे मैं अगर एक चीज़ बोलूँ, 112 जो हमारा नंबर है उसको डेफिनेटली इस्तेमाल में लाएं। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगी कि जितना आप नीचे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उसमें इस नंबर को आगे से आगे पहुंचाएं। जो हमारी काली रंग की PRV गाड़ियां जो दौड़ती हैं पूरे जनपद में, आपने देखा होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, वो मदद के लिए पक्का पहुंचेंगी। इसके साथ ही सभी अधिकारीगणों के CUG नंबर भी उपलब्ध हैं जिस पे कॉल करके शिकायत भी की जा सकती है अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ ये हुई कि एजुकेशनल मेजर्स हैं जिसमें हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि हम इस तरीके से आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म्स हैं सारे। और एक ये कि हम अपने अंदर और संवेदनशीलता लाएं और उनको खुद घबराहट ना हो हमसे बात करने की। एक मित्र पुलिस की जो हम प्रयास कर रहे हैं अपनी छवि बेहतर करने की, उसमें कहीं ना कहीं हम जुड़ जाएंगे आपस में। बिल्कुल। और एक चीज़ कहीं ना कहीं कमी ये भी दिखती है कि उनको खुद नहीं पता कि मेरे राइट्स क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि स्कूलों में हमारी टीम्स जाती रहती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, बस्तियों में नुक्कड़ नाटक, हम कई NGO से जुड़े हुए हैं जो मौके पर जा कर के उनको उनके जो अधिकार हैं, उनके जो राइट्स हैं और जो कानूनन उनको जो सुरक्षा दी जा सकती है वो सब उनको बताया जाए, ताकि हम सुरक्षा महिलाओं की सुनिश्चित कर सकें। बिल्कुल, और ये होना चाहिए, क्योंकि हम जब फील्ड पे उतरते हैं, हम भी इस चीज़ को बोलने के लिए, बताने के लिए लोगों को, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये तो सिर्फ किताब में ही, ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। तो ये चीज़ उनके जहन से निकालना बहुत ज़रूरी है मैम। बिल्कुल। और आप लोग इसमें काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी मुझे पता है अभी तक आप लोगों के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से काम हो रहा है यहाँ पर। हाँ, और विमेंस डे पर आप क्या कहना चाहेंगी महिलाओं को, लड़कियों को? क्या कुछ बदलना चाहिए अभी भी जो कि नहीं बदला है अभी तक? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज़ कि चुप्पी तोड़ो और खुलकर बोलो। ये एक ऐसा नारा है जो हमारे 1090 का भी एक नारा है। इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो भी उनके मन में है, इतने सारे प्लेटफॉर्म आज की डेट में उपलब्ध हैं कि वो अपनी बात आगे आकर के कहें। और तमाम विभाग हैं, जिस भी विभाग से संबंधित उनकी समस्या है, मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी समस्या का समाधान होगा।
आपस में चर्चा तो कर लेती हैं महिलाएं, जी, बिल्कुल। अपने मन की बात किसी को बता देंगे, कभी कभी मन की बात हमें भी बताइए ताकि हम आपकी कुछ मदद कर सकें। एग्जैक्टली ये चीज़ ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। और मैम आप जाते जाते आखिरी सवाल कि रेडियो कनपुरिया के माध्यम से रेडियो कनपुरिया के जितने लिस्टर हैं उनको क्या कहें? देखिए, मैंने अभी कानपुर नगर कमिश्नरेट में डीसीपी ट्रैफिक का कार्यभार संभाला है, तो अभी तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन करें, अपने अधिकारों को जानें और आपके ऊपर जो कानून लागू हो रहे हैं उनको भी जानें और सुरक्षित रहें। एक बेहतर यातायात व्यवस्था देने में हमारी मदद करें। एक हेल्पलाइन नंबर भी है जो जारी किया गया है तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, वो भी आप अगर आपके माध्यम से और लोगों तक पहुंचे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ सुझाव देना चाहें, ट्रैफिक से संबंधित कोई शिकायत करना चाहें तो आपका स्वागत है। बाकी आप सभी को होली मुबारक। बिल्कुल, ये चीज़ मैं कहने ही वाली थी कि होली आने वाली है, तो होली में भी आप लोगों का बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जी। तो जो होली में होते हैं ना, बहुत रंगीन लोग होते हैं, उनके लिए क्या हिदायत है गाड़ी चलाते वक्त? रंगबाजी ज़्यादा चलेगी नहीं पुलिस के सामने, और आप सुरक्षित और अच्छी होली मनाना चाहते हैं तो दायरे में रहें, दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखें, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए। जहाँ पे आप वो सीमा पार करेंगे वहाँ पर पुलिस आ जाएगी, तो अपनी सीमाओं में रहें और बहुत खुशी से अपने सभी साथियों के साथ इस त्योहार को मनाएं। बाकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमने ली है, तो जो गलत करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और बहुत ही अच्छे माहौल में आपका त्योहार बीतेगा। हैप्पी होली। रेडियो कनपुरिया 90.0 FM, रेडियो कनपुरिया 90.0